क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के दूसरे सेशन में ये है HIT सेशन नंबर 2। एक सेशन हो चुका है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर पे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन। और हमारे प्रोग्राम का आज के दिन का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है वेव ऑप्टिक्स पे। कुछ लोगों ने चैट में लिखा कि सर डेरिवेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं। डेरिवेशंस के लिए बेटा मैराथन है और वन शॉट वीडियोस हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। उम्मीद करता हूं कि आप वन शॉट वीडियोस देखने के बाद ही यहां पे इस डिस्कशन में आ रहे हैं ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आगे बढ़ने के पहले 1 मिनट आपका मैं चाहूंगा। आपने और मैंने कुछ दिनों पहले एक वादा किया था पब्लिकली कि हमारा एक टारगेट है। क्या टारगेट है, कितना लिखा था हम लोगों ने? हमने टारगेट लिखा था ये 95+ है ना। आप लोगों ने और मैंने साथ में ही किया था ये, और आप लोगों ने एग्री भी किया था। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ये अचीवेबल है, और 95 क्या सर 98 भी आ सकते हैं। कितने लोगों को, अभी देखो ऐसा तो है नहीं कि हवा में हम बातें कर रहे हैं। शुरुआत की हम लोगों ने, है ना, 14, 15, 16, काफी सारा कंटेंट आपके सामने आ चुका है। वन शॉट वीडियोस देख चुके हो, काफी पढ़ाई आप कर चुके हो, काफी कुछ होने वाला है, मैराथन आने वाली है। तो कितने लोगों के अंदर से ये आवाज निकल रही है कि हाँ ये अचीवेबल है? और अगर आवाज निकल रही है तो मान लो कि होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फुल भी ले आओ, ठीक है। तो मुझको बता देना चैट में, मुझको पता चल जाए कि मेरे योद्धा अभी किस तैयारी में है, किस मनस्थिति में है, और वो लोग कैसी आग लगाने वाले हैं। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत, बातें बढ़ाते हैं। वेव ऑप्टिक्स का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। तेज रफ्तार में सब लोग बिल्कुल फोकस एक जगह पे। स्पीड हाई, एनर्जी हाई। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वॉज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, किन्होंने बताई थी? न्यूटन ने? नहीं। थॉमसन ने? नहीं सर। डी ब्रॉगली ने? नो सर। मिस्टर हाइगन ने? अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बातों को बढ़ाते हैं आगे, करेंगे इनकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया, हाइगन्स प्रिंसिपल, यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती? अब सर लिखा हुआ है सामने ही कि ये वेव थ्योरी है, सामने ही क्या लिखा हुआ है कि ये वेव थ्योरी है। तो जो फिनोमिना वेव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो तो एक्सप्लेन हो जाएंगे, जैसे इंटरफेरेंस हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा एक्सप्लेन, क्योंकि ये लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। और बाकी तीन जो हैं ये लाइट के, ये जो तीन है ना बाकी के, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या दर्शाते हैं? लाइट के वेव नेचर को दर्शाते हैं। और हाइगन साहब की थ्योरी क्या बताती है? कि लाइट वेव है ना, वेव फ्रंट्स की बातें करती है। तो आइए करेंगे हम लोग उनकी बातें, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड करो। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिंस, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिंस, क्यों लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए अपीयर होती है? बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी लार्ज, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दीज। बोलो जरा जल्दी से, बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट्स वेवलेंथ इज वेरी लार्ज, हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ लिखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आपको पता चलेगा कि जो लाइट होती है, जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका आंसर आपने मार्क कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड बी। सिंपल सिंपल सी बातें चल रही हैं, एक एक मार्क के स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज। इसके बाद हम लोग आएंगे अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे। रीड कीजिए अगला सवाल। विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट डज नॉट एग्जिस्ट? अब सर थोड़ी सी चर्चा पहले आप अगर वेव फ्रंट पे कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, बातें कुछ ऐसी चल रही हैं। कैसी चल रही हैं सर? देखो ऐसी चल रही हैं बातें कि अगर हमारे पास एक सोर्स है, इमेजिन करना यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, पानी है, पानी, पानी में हम लोगों ने एक पेबल गिराया, जैसे ही पेबल गिराया वेव्स बनी, रिपल्स बनी, बिल्कुल बनी, यहाँ पे भी बनी। अब आप एक रीजन ले लो, आप एक रीजन ले लो, ठीक है। इमेजिन करो आपने पत्थर गिराया, हर दिशा में रिपल्स बनी है। आप ले जाके प्लास्टिक की बॉल रख दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे गोल में, एक सर्कल में आप ले जाके कई सारी प्लास्टिक की बॉल्स रख दो। अच्छा ठीक है सर,
और जैसे ही पत्थर गिराओगे तो ये रिपल्स बनेंगी, यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ से गुजरेंगी, हर जगह से गुजरेंगी, हर जगह से गुजरेंगी। और ये जो बॉल्स हैं ना, ये जो बॉल्स हैं ये एक साथ ऊपर नीचे होंगी। पानी निकला, बॉल्स एक साथ, ये सारी की सारी एक साथ, सारी की सारी एक साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, आपने इमेजिन की, आपने देखा होगा कि जैसे एक डक बैठी हुई है, डक, बदक, जल मुर्गी, ये पानी आया ऊपर नीचे तो ये ऊपर रह जाती है और पानी आगे निकल जाता है। तो ये जो लोकस होता है, ये जो लोकस होता है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है उन सभी पार्टिकल्स का जो एक साथ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जो एक फेज में होते हैं, ये लोकस कहलाता है। वेव फ्रंट, कितने तरह के वेव फ्रंट हम लोगों ने पढ़े? हमने पढ़ा कि एक पॉइंट सोर्स के लिए, एक पॉइंट सोर्स के लिए, एक पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है? स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट होता है? स्फेरिकल। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, इसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे ऐसे ऐसे। एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब एक पॉइंट सोर्स से आप बहुत दूर चले जाओ, एक पॉइंट सोर्स से आप बहुत दूर चले जाओ, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, लेकिन इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि वो आपको ऑलमोस्ट पैरेलल लगेगा, प्लेन लगेगा, प्लेन। मतलब ये कि स्फेरिकल, प्लेन, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो एग्जिस्ट करते हैं, लाइन वेव फ्रंट जैसा कुछ नहीं होता। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके लिए होता है? पॉइंट सोर्स के लिए, ये बन गए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। लाइन सोर्स के लिए क्या होता है भाई साहब? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। ठीक है, और एक पॉइंट सोर्स से जब आप बहुत 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 दूर की बात करते हो तो वही वेव फ्रंट हमको प्लेन दिखता है। इससे ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। मैं यहां रीड करता हूं क्वेश्चन। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो जरा सवाल, क्या कहता है ये? हाउ इज वेव फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम अ रे? अब भाई साहब रे क्या है? रे क्या है, समझो बात को, पहले समझते हैं फिर देख लेंगे, आंसर तो लिखा हुआ ही है। अगर हम बात करें एक सोर्स की, लेट्स से दिस इज अ सोर्स, सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर हाइगन, ये सोर्स में से आपने कहा कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी निकल रही है। यस सर, बिल्कुल निकल रही है। और वो कहाँ जा रही है? वो यहाँ पे भी जा रही है, वो यहाँ पे भी जा रही है, वो यहाँ पे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर दिशा में जा रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आती है सर। अब क्या? अब बेटा ऐसी बात है कि अगर आप एक लोकस रिप्रेजेंट करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप वही बात इसका लोकस बनाना चाहो उन सभी पॉइंट्स का जो सेम फेज में है, जो सेम फेज में है, ठीक है, तो ये आपने ज्वाइन किया जैसे ही उन सभी पार्टिकल्स को जो सेम फेज में थे, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन था, वो जो रिप्रेजेंटेशन था उन सभी पार्टिकल्स का जो सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे थे, वो कहलाएगा वेव फ्रंट। और ये एक इंडिविजुअल जो जा रही है ये है रे, तो आपने कहा कि ये है वेव फ्रंट और ये है रे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमेजिन? अरे हमने गलत क्वेश्चन के आगे गलत आंसर लिख दिया, मैं इसमें पढ़ रहा था, रियली सॉरी, रियली सॉरी। तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो कर लेते हैं पहले। व्हाट इज अ वेव फ्रंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम, रियली सॉरी, ओके, रियली सॉरी। हमने लिखा कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट क्या होता है भाई साहब? आपने ये बना दिया एक सोर्स, सोर्स से बाहर क्या निकल रहा है? सोर्स से बाहर निकल रही है एनर्जी, और ये किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे आप उन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो सेम फेज में है, तो वो लोकस, वो रिप्रेजेंटेशन, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है वेव फ्रंट। तो ये जितने भी मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं ये सारे हैं वेव फ्रंट्स। ये सारे क्या हैं भाई साहब? ये सारे हैं वेव फ्रंट्स। ठीक है, और ये बाहर कौन निकल रही है? ये बाहर निकल रही है रे। तो पढ़ लो जरा हम लोगों ने क्या लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है, wave front is the surface at each point, wave front is the surface at each point of which the phase is same, whereas the ray indicates the direction of propagation, whereas the ray indicates the direction of propagation। कुछ बॉडी बॉडी चिंटू चिंटू सी बातें, लेकिन पता होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लिखना है आपको, सिर्फ बोलचाल की भाषा में समझाना नहीं है, लिखना भी पड़ेगा ना, बिल्कुल। अ रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बात करो तो अगर ये वेव फ्रंट है, अगर ये वेव फ्रंट है, अगर ये वेव फ्रंट है, तो ये बन गई रे। ठीक है, ये बन गई रे, ये ऐसे नॉर्मल है, ठीक है, सरफेस के, ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल रहेगी रे।
किसके? वेव फ्रंट के। चलो वो पीछे जो सवाल छूट गया था उस पर आ जाते हैं। ये रहा सवाल, कहाँ गया? व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट, ये तो मैं बता ही चुका था कि सबसे पहले पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा? पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और क्या बोल रहा है ये? डिस्टेंट लाइट सोर्स। अब इसी पॉइंट सोर्स को मैं काफी डिस्टेंट पे अगर ऑब्जर्व करूं, सुनना, इसी पॉइंट सोर्स को मैं काफी डिस्टेंस पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यही जो स्फीयर है ना, ये इतना बड़ा बन जाएगा, इतना, देख रहे हो आप, इतना। और इसके बाद और दूर जाऊंगा और बिल्कुल ऐसा। अब आप इतने हिस्से को देखोगे, इतने हिस्से को, तो ये प्लेन दिख रहा है। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट दिख रहा है वो? प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है। कैसा वेव फ्रंट दिख रहा है वो? प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है। तो आंसर्स आपने लिख दिए स्फेरिकल एज वेल एज प्लेन वेव फ्रंट। ओके ओके यो, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अगला सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने आ गया। ये पढ़ो जरा सवाल को। What is the shape of wavefront of Earth for sunlight? अब अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो सनलाइट के लिए, तो वही बात आ गई, वेरी 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 डिस्टेंट, वेरी 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 डिस्टेंट सोर्स। तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। वही बात आ गई कि सन को देखो, अर्थ को देखो, इतनी दूरी पे अगर आप बात करोगे तो वो ही फंडा आ जाएगा कि बहुत दूरी पे पॉइंट सोर्स लगता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। स्फीयर विथ ह्यूज रेडियस एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस इज सो दैट इट्स ऑलमोस्ट अ प्लेन, इट्स ऑलमोस्ट अ प्लेन। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे आइए। अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ विड्थ एक्स is incident on air water interface and the corresponding refracted wavefront has a width z। ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एक्स वाई जेड कहाँ लिखा हुआ है? हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा एक्स, ठीक है, ये वाई और ये जेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 90 माइनस आई आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 90। सुन लेना ध्यान से, आर 90, 90 माइनस आर, आर, आर 90 माइनस आर 90, आर, ये है बेसिकली आर। ठीक है, दिस इज आर। ओके, वन एंड दी सेम थिंग। ओके 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 ओके, ये है एयर, ये है एयर और ये है वाटर। अब आपसे क्या पूछा गया है इसमें? व्हाट इज ही आस्किंग यू? ये पूछ रहा है एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन टर्म्स ऑफ डिमेंशन शोन। मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में आपको बताना है। ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में कुछ बताना है। तो सबसे पहली बात, इंटरफेस कहाँ है? ये रहा इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है ये है एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात, एयर वाटर इंटरफेस। अब ये है नॉर्मल, ये आ गई लाइट, ये आ गई लाइट, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई रे, अच्छी बात है। फिर इसके बाद यहां से ये हो गई रिफ्रैक्ट, बड़ी अच्छी बात है। हमने लिखा μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर। अरे लिख दिया क्या? μ2 टाइम्स ऑफ साइन आर, ऐसा लिख दिया क्या? बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब मुझको बताओ ट्रायंगल से देख के कि इस ट्रायंगल से साइन आई को आप क्या लिख सकते हैं? साइन आई को आप क्या लिख सकते हैं? साइन आई, साइन आई, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा, ये 90 डिग्री है और ये आई है। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ए बी, हाइपोटेनियस है ए बी। ठीक है, तो साइन आई को हम लोगों ने लिख दिया, साइन आई को हम लोगों ने लिख दिया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। इसके बाद साइन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन आर को हम लोग लिख सकते हैं, साइन आर को हम लोग लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस सही लिया ना हमने? इसको घुमा के देख लो, इसको घुमा के देख लो, ऐसे ये बन गया ऐसा। ठीक है, दिस इज ए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी। तो दिस इज पी एंड दिस एंगल इज ए, दिस इज आई। ठीक है, और आई के सामने कौन आ रहा है? ये है पी, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये है बी। ओके, ए बी इज दी हाइपोटेनियस, ए बी इज दी हाइपोटेनियस। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक ठीक ठीक
ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक। तो आई के एग्जैक्टली सामने वाला जो ये है पीबी, दैट इज वाई, दैट इज वाई। और ये एपी क्या है, एपी दैट्स एक्स, एपी दैट्स एक्स। ओके, तो आपने लिख दिया साइन आर, साइन आर को क्या लिख दिया आप लोगों ने, साइन आर इक्वल्स टू हाउ मच, साइन आर इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट इज दिस ए, लेट्स कॉल इट एज क्यू, ए क्यू, ए क्यू जो कि कुछ डब्ल्यू दे के रखा हुआ है, ये लेंथ यहाँ पे डब्ल्यू दी है, डायग्राम क्लियर नहीं है मैं बता रहा हूँ, लेंथ डब्ल्यू दे के रखी है, तो दिस इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। पूछ क्या रहा है आपसे, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस, रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो यहां से आपने लिख दिया म्यू 1 बाय म्यू 2 इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आई इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आई इक्वल्स डब्ल्यू बाय वाई। दिस इज म्यू 1 बाय म्यू 2। तो म्यू 2 बाय म्यू 1 को आप लिख दोगे y बाय डब्ल्यू। ठीक है, म्यू 2 बाय म्यू 1 को आप लिख दोगे y बाय डब्ल्यू। ठीक, तो ये आ गया आपके सामने रिजल्ट। 1 म्यू 2, 2 म्यू 1 कुछ भी लिख सकते हो, हमने जैसे 1 म्यू 2 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ना, जो भी है एयर वाटर वॉट एवर दैट इज। ओके, इस तरह से लिख देंगे। सो दिस इज 2, दिस इज 1, उठा के रख दो वैल्यू, ये आ गया आपके सामने आंसर, ये आ गया आपके सामने आंसर। ठीक है, देख लो देख लो देख लो, डिवाइड किया दोनों को, बस डिवाइड किया, डिवाइड। ठीक है, चलो तो बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। अगला सवाल आपके सामने जो आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी, अच्छी बात है, कर देंगे स्टेट। कैच दी वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम नंबर 1 पॉइंट सोर्स। दूसरी बात लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ स्लिट। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले स्टेट कर देते हैं, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक सोर्स जो है उससे रेडियली आउटवर्ड्स हर दिशा में बाहर इस तरह से रेज निकल रही होती हैं, और अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे इसके लोकस को ज्वाइन करें तो ये बनती है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट पे जितने भी सोर्सेज हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, और वो बिहेव करते हैं, सुन लो बात ध्यान से, वेव फ्रंट का हर पॉइंट बिहेव करता है एज अ फ्रेश सोर्स फॉर दी सेकेंडरी वेवलेट्स, एज अ फ्रेश सोर्स फॉर दी सेकेंडरी वेवलेट। और वो आप कैसे पता करेंगे, वो आप पता करेंगे उनके बाहर के हिस्से को ज्वाइन करके, वो आप पता करेंगे उनके बाहर के एनवेलप को ज्वाइन करके, फॉरवर्ड एनवेलप को ज्वाइन करके। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पॉइंट के बारे में लिखा, हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में हमने लिखा कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट is a source of secondary waves which add up to give wavefront at any later time। उनके फॉरवर्ड एनवेलप्स को ज्वाइन करके हम निकालते हैं, ये बात हमने मेंशन की है यहाँ पे। न्यू वेवफ्रंट एट एनी लेटर टाइम, न्यू वेवफ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने, ये लिख दिया हम लोगों ने कहाँ पे, यहाँ पे, एक सेकंड, ये लिख दिया हम लोगों ने, नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट सोर्स के लिए बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके बाद लीनियर सोर्स की बात कर रहा है, अगर भैया लीनियर सोर्स है स्लिट जैसा, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। क्या बनेगा लीनियर सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए क्या बनेगा, लीनियर सोर्स के लिए क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा एंड सो ऑन, ऐसा 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 ऐसा। तो इसके लिए बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसके लिए बनेगा स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ो जरा, क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है टू स्लिट्स इन YDSC एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय two different lamps emitting light of same wavelength
विल यू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस, क्या आप लोग इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो जवाब है कि अगर आपने दो अलग अलग सोर्सेज लिए हैं, अगर आपने दो अलग अलग सोर्सेज लिए हैं, चाहे उनकी वेवलेंथ सेम ही क्यों ना ले लो, वो कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, वो कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि फ्रीक्वेंसी, फेज, फ्रीक्वेंसी, फेज, वेवलेंथ, सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तब जाके वो कोहेरेंट कहलाएंगे, तब जाके वो कोहेरेंट कहलाएंगे। और दो अलग अलग सोर्सेज आपने लिए तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है, किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी। दो अलग अलग बल्ब ले लो, चाहे वो सेम कंपनी के हों, दो सूर्या के बल्ब ले लिए 20-20 रुपए के, 40-40 वॉट के, फिर भी देखने में हूबहू सेम, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, उनका फेज सेम नहीं। वेवलेंथ हो सकता है कि सेम आपने कर लिया एडजस्ट, फ्रीक्वेंसी भी ले आओ सेम, फिर भी फेज सेम नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई ना कोई डिफरेंस होगा। इसलिए कोहेरेंट्स के सोर्सेज के लिए आपको दोनों सोर्स सेम होने जरूरी हैं। ठीक है, तो सवाल क्या था? Will you observe interference? No, we will not observe interference. The light emitted by different lamps is not coherent. So the waves emitted by the sources cannot produce interference. ये है आपका जवाब। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे बहुत ही तेज रफ्तार में। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। How does the angular separation, okay, of interference fringe change in Young's experiment if the distance between the slits, if the distance between the slits is increased? एंगुलर सेपरेशन किसी से भी डिनोट कर दो, थीटा से डिनोट कर दो। ओके, ये क्या होता है? क्या होता है? ये लैम्डा बाई डी होता है एंगुलर सेपरेशन। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से ये एंगुलर सेपरेशन चेंज होगी। हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन चेंज if you increase the distance between the if you increase the distance between the slits। अब अगर आप स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डी बढ़ाएंगे तो ये जो है थीटा घटेगा ना, घटेगा। ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो वही तो पूछ रहा है वो, वही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि अगर आप लोग एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन की बात करें, लैम्डा से डिनोट कर, सॉरी थीटा से डिनोट कर दो, ओमेगा से डिनोट कर दो, एक ही बात है। डी आपने बढ़ाया तो डब्ल्यू हो गया डिक्रीज, थीटा बोल लो, ठीक है, डब्ल्यू बोल लो, एक ही बात है, वो हो गया डिक्रीज। सो एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। क्लियर है? मैंने थीटा से डिनोट किया था, यहाँ पे डब्ल्यू से किया हुआ है, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन शॉर्ट, डी बढ़ाओगे घटेगा, डी घटाओगे वो बढ़ेगा, इतनी सी बात है। तो चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज at 2 points on a screen in YDSC when waves from two slits have a path difference। path difference की बात चल रही है। पहला path difference कितना है? 0 है। दूसरा path difference है लैम्डा बाई 4। तो सबसे पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूं कि path difference से फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो भाई साहब। path difference से फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। path difference वर्सेस फेज डिफरेंस की चर्चा कर लेते हैं चर्चा। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब हम क्या कहते हैं? हम कुछ ऐसा कहते हैं कि सुनना, लैम्डा पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस। लैम्डा पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यूनिट पाथ डिफरेंस, ध्यान से सुन लेना, यूनिट पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई बाय लैम्डा फेज डिफरेंस। अरे लैम्डा में 2 पाई तो यूनिट में 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 यूनिट में इंटू 2, 3 यूनिट में इंटू 3, 4 यूनिट में इंटू 4। ठीक है, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस में कितना फेज डिफरेंस, उसको डेल्टा फाइव बोल देंगे या फाइव बोल दो, वो बन जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस में, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस में 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, इतना फेज डिफरेंस, इतना फेज डिफरेंस। ठीक है, इतना
इतना फेज डिफरेंस, इतने पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको, वन शॉट जो डाल के रखा है ना, दिक्कत हो तो देख लेना अभी भी। अब देखो, हमने बोला कि पहला जो केस है, जब आपका पाथ डिफरेंस जीरो है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? फेज डिफरेंस भी आ जाएगा आपका जीरो, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स जीरो। आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है इंटेंसिटी, पहले केस में और दूसरे केस में। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1। एम्पलीट्यूड से समझते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, एम्पलीट्यूड से समझो। आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद होगा, A इक्वल्स टू रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A। बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा, चुपचाप नहीं बैठना है, चुपचाप नहीं बैठना है। बताओ जरा क्या होगा ये? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग इसकी स्क्वायरिंग अगर कर दें तो ए स्क्वायर को A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस पाई ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को आई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको I1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको I2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 रूट I1 रूट I2 कॉस पाई। ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन, ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। अब आपको दो अलग अलग फेज डिफरेंस दे के रखे हुए हैं। पहले केस में फेज डिफरेंस है जीरो, और दूसरे केस में फेज डिफरेंस कितना है मेरे भाई? बोलना पड़ेगा दोस्तों, कितना है? ये है पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 का। तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4। तो ये कितना बन गया? ये बन गया, ये बन गया पाई बाय 2। ये कितना बन गया? ये बन गया पाई बाय 2। ये कितना बन गया? ये बन गया पाई बाय 2। अब ये दो केसेस के करस्पॉन्डिंग हम इंटेंसिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये दो केसेस के करस्पॉन्डिंग हम इंटेंसिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली इंटेंसिटी I1, पहली इंटेंसिटी I1। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने? हमने लिखा कि सर इंटेंसिटी जो है वो है I1 प्लस I2, आई ले लो दोनों को, प्लस 2 रूट I1 तो वो भी I बन गया है ना, टाइम्स ऑफ कॉस जीरो, टाइम्स ऑफ कॉस जीरो। पहला केस जब फेज डिफरेंस जीरो। तो ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? ये बन गया कितना? ये बन गया I2I। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, मालूम है ना? कॉस जीरो 1, जीरो नहीं होता है। तो ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ I1 है ये। इसको 4I लिख दो या 4I को A स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले केस की इंटेंसिटी आपके सामने है। दूसरे केस में बोलो, चुप नहीं बैठना है, बोलना पड़ेगा। दूसरे केस में फेज डिफरेंस कितना है मेरे भाई? बोलो मेरे भाई। पाई बाय 2 कितना ही है? पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो आपने लिख दिया ये है पाई बाय 2। ठीक है, तो दूसरे केस के लिए आपने निकाल दी वैल्यू, दूसरे केस के लिए आपने निकाल दी वैल्यू। पाई बाय 2 सेम जगह पे उठा के रख दो, उसको मैं कह रहा हूं I2 है ना, I1 मतलब पहले वाले की इंटेंसिटी आई, दूसरे सोर्स से जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी भी आई, प्लस 2 I1 I2 कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 90 होता है जीरो। तो ये टर्म निपट गई, ये टर्म कैंसिल हो गई। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ I, या तो लिख लो 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वेयर, 2 टाइम्स ऑफ I, या तो लिख दो 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वेयर। दिस इज I2, दिस इज I2। ठीक है, I1 I2 का ही तो रेशो चाहिए आपको। अरे I1 I2 का ही तो रेशो चाहिए, केस 1 और केस 2 का, केस 1 और केस 2 का। तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? I1 is to I2 कितना आ गया? बोलना पड़ेगा, कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो जरा जल्दी। क्लियर है? 2:1 आ गया आंसर। देख लो, देखना है तो जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। समय नहीं लगाएंगे, समय कीमती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैराथन भी करनी है। ठीक है, रिवाइज भी करना है आप लोगों को। आगे बढ़ाते हैं बातें, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द YDSC एक्सपेरिमेंट द 2 पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब छोटू डी आपको देके रखा हुआ है
1 mm. ओके सर, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब आपको कैपिटल डी देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है? 1 मीटर देके रखा हुआ है, ठीक है, 1 मीटर। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट, व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा देके रखा है ना, कोई भी लाइट हो, लैम्डा आपको देके रखा है, ठीक है। 500 mm इज यूज्ड, 500 मिलीमीटर है यार, 500 मिलीमीटर की तो वेवलेंथ इसकी होती नहीं है, तो मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। दिस शुड भी 500 नैनोमीटर, ठीक है। मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि 500 नैनोमीटर होना चाहिए। अब देखते हैं कि मेरा कॉमन सेंस सही है कि नहीं। चलो, तो आपको देके रखा है लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ये क्लियरली आपको बोल रहा है व्हाट इज दी फ्रिंज सेपरेशन, मतलब आपको बीटा निकालना है। बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बटे डी। आओ ज़रा रखते हैं, आओ ज़रा रखते हैं। 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इंटू कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी 1 मीटर है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा तो रख दिया ना, डिवाइडेड बाय छोटू डी इज 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻6, 1 2 10⁻⁻4, दैट मीन्स 0.5 mm, 0.5 mm ऐसा कुछ आ रहा है। 0.5 इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा ये देखो, ये आ रहा है 5 इंटू, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो कैलकुलेशन, ये आ रहा है 500 है ना ये, तो ये 3 कटे, सुन लो 3 कटे, यहाँ पे ये बन गया -6, 1 2 -4, तो आंसर हमने लिखा 5 इंटू 10⁻⁻4। अब बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है कि सर आप कैसे कर देते हो, इसमें मल्टीप्लाई करो 10, डिवाइड करो 10, तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, यानी 0.5 mm, 0.5 mm, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। अब देख लो भाई, मैंने एक चेंज करवाया था, मैंने एक चेंज करवाया था बिना देखे, मुझे तो मालूम नहीं था। ये देख लो, सही आ रहा है बिल्कुल। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आपको पता हो कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो आप बड़े आसानी से कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर। अच्छा सुनो, मैंने टास्क के 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने चैट में देखा, वाकई में मजा आ गया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ऐसे ही करते रहो, तुम लोग कुछ बेहतरीन करने वाले हो, ठीक है। छोटा मोटा नहीं, बेहतरीन, मस्त एकदम, ठीक है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा तुम्हारा, अच्छे से करते रहो। अब देखो, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूसेस an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 mm, 8.1 mm, ठीक है। मतलब आपको बीटा देके रखा हुआ है एक तरह से, ब्राइट फ्रिंजेस सेपरेशन, मतलब दैट्स बीटा 8.1 mm, ठीक है। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या कहा जा रहा है, a second light produces an interference pattern in which fringes are separated by, तो इसको बीटा 1 बोल देते हैं। ये लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग है, कितना है लैम्डा 1, 630 नैनोमीटर। दूसरे केस में बीटा 2 आपको देके रखा हुआ है 7.2 mm, और कैलकुलेट द लैम्डा, लैम्डा आपको निकालना है ना सेम सेटअप के लिए, यही बोल रहा है ये, इतनी सी तो बात बोल रहा है कि कैलकुलेट दी लैम्डा फॉर द सेटअप। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, क्या होता है फॉर्मूला बीटा का, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। अब डी और डी तो कांस्टेंट ही होगा, सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन सेम ही होगा, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो बीटा बाय लैम्डा शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट, मतलब बीटा 1 बाय लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू बीटा 2 बाय लैम्डा 2, इतनी सी बात है। तो उठा के रख दो और कैलकुलेट कर लो, बीटा 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 बाय लैम्डा 2, ठीक है। बीटा 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू बीटा 2 बाय लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 क्या बन जाएगा, बीटा 2 बाय बीटा 1 इंटू लैम्डा 1, खत्म खेल, इसको रख दो, आंसर निकाल दो, ये आ गया आपके सामने आंसर, ठीक है। तो चलो अगला सवाल आपके सामने है, ये रीड करो जरा सवाल को, क्या कहता है ये।
द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज at minima to the maxima in YDSC is 9:25. Find the ratio of width of the टू स्लिट्स। अब आपको देखो क्या बोल के रखा है, इंटेंसिटीज का रेशो दे के रखा हुआ है और आपसे विड्थ का रेशो पूछ रही है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो विड्थ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर की, हाँ या ना। इंटेंसिटी का रेशो आपको दे के रखा है आई मिन इज टू आई मैक्स का, इसका रेशो दे के रखा हुआ है आपको आई रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मिनिमम इज टू इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको फॉर्मूले याद है? नहीं याद है तो तेज रफ्तार में एक रिकैप में करवा रहा हूं, देख लो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है ना। देखो ये हमने लिख दिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर को लिख दो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 2A1A2 कॉस ऑफ फाइव। तो A बन जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। तो A का जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और कब हो सकता है? सर ये मैक्सिमम तब होगा जब आप कॉस की वैल्यू 1 कर दो, जब आप कॉस की वैल्यू कर दो 1, ठीक है। तो ये A बन जाएगा मैक्स कब? जब कॉस पाई की वैल्यू कर दो आप 1, मतलब जब पाई कर दो आप पाई/2। और ये मैक्सिमम कितना बन जाएगा? ए मैक्स बन जाएगा A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, तो रूट कट गया, तो दिस इज सिंपली A1 प्लस A2, दिस इज सिंपली A1 प्लस A2। और इसी तरह से जब आप मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम के लिए यही फॉर्मूला आ जाएगा A1 माइनस A2, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन क्या होगी? cos फाई इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ पे -1 रख देना, A1 माइनस A2 बन जाएगा वही फॉर्मूला। यही लॉजिक मैं अप्लाई कर रहा हूं इंटेंसिटी के लिए। तो ए मैक्स को आप लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इसको आपने लिख दिया रूट आई मैक्स अपॉन रूट आई मिन। या तो एक साथ में रूट ले लूं या तो एक साथ में रूट ले लूं, क्या बन जाएगा ये? तेज रफ्तार में बोल के बता दो। रूट ओवर आई मैक्स बाय आई मिन, रूट ओवर आई मैक्स बाय आई मिन इक्वल टू रूट आई1 प्लस रूट आई2 अपॉन रूट आई1 माइनस रूट आई2। तो आई मैक्स इज टू आई मिन क्या बन गया? आई मैक्स इज टू आई मिन क्या बन गया? आई मैक्स इज टू आई मिन क्या बन गया? ये बन गया रूट आई1 प्लस रूट आई2 अपॉन रूट आई1 माइनस रूट आई2 द होल स्क्वायर। खेल खत्म, ठीक है। अब यहां से आप लोग जो चाहे कंपेयर कर सकते हैं, अब यहां से आप लोग जो चाहे कंपेयर कर सकते हैं। आपको मैंने सभी जनरलाइज्ड फॉर्मूले बता दिए हैं, समझ रहे हो बात को? देखो जरा, आपने बोला कि आपको स्लिट विड्थ कंपेयर करनी है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये फॉर्मूला आपको बता दिया था, ठीक है। कि अगर स्लिट विड्थ की बात करें तो जो स्लिट विड्थ का रेशो होता है, जो स्लिट विड्थ का रेशो होता है, स्लिट विड्थ का जो रेशो होता है, ठीक है, वही इंटेंसिटी का रेशो होता है, और वो होता है स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड। वो होता है स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर। हाँ याद रखना ये बात, काम की है, ठीक है, काम की है। अब आपको क्या दे के रखा है? आपको आई मैक्स टू आई मिन का रेशो दे के रखा हुआ है। आपसे पूछा है स्लिट विड्थ का रेशो, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन में से A2 कॉमन निकाल दीजिए, ऊपर नीचे से कॉमन निकालेंगे तो A2 कैंसल आउट हो जाएगा। A1 अपॉन A2 को x या तो r कुछ भी रख दो, x रख दो, r रख दो, जो इच्छा हो रख दो, ठीक है। और ये आपको देके रखा हुआ है 9:25, 9:25। तो आपने लिख दिया 9:25 इक्वल्स टू A1:A2 r-1 अपॉन r+1 द होल स्क्वायर, ठीक है। r-1 अपॉन r+1 दी होल स्क्वायर। तो r-1 अपॉन r+1 रूट ले लो, बन गया 3:5। यहां से r की वैल्यू निकाल दो। r क्या लिया था सर हम लोगों ने? बेटा r हम लोगों ने लिखा था A1/A2 को, A1/A2 को। खेल खत्म, ठीक है। r की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई तो A1/A2 की वैल्यू मिल गई, A1/A2 की वैल्यू मिल गई तो W1 W2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। इसको कंप्लीट करना पूरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इतना समय लिया, ये सारी बातें डिटेल में आपको बताई। ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। डिस्क्राइब डिस्क्राइब any two characteristic features which distinguish between interference and diffraction phenomena. Derive the expression for intensity at a point of the interference pattern in YDSE interference के लिए इंटेंसिटी, ये हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है डिटेल्ड। ठीक है, आई का जनरल फॉर्मूला आप लिखना चाहेंगे तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर को आई लिख दो, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस कॉस पाई। ठीक है, याद रखना है। चलो तो सवाल पढ़ लो, सवाल में क्या बोल रहा है, ये क्लियरली आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। तो आइए इसका टेबल बना के रखा है आपके लिए, पढ़िए जरा टेबल टैबुलर फॉर्म में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस मे बी डिफाइंड एज वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, टू डिफरेंट सोर्सेज। डिफ्रैक्शन is termed as the secondary waves that emerge from different parts of the same wave। अलग अलग पार्ट से, जैसे ये एक आपने सिंगल स्लिट ले ली, ठीक है, एक होल ले लिया, समझना बात को, एक होल ले लिया आपने, समझना, एक होल है। अब इस होल से जब लाइट निकली तो एसी का कुछ हिस्सा, ठीक है, जो सीधे जा रहा था, कुछ तो सीधा चला गया, कुछ बैंड हो गया, कुछ यहां पे से बैंड हो गया। अब ये सामने जाके क्या करेंगे, ये सामने जाके क्या करेंगे, ये सामने जाके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पैटर्न बनाएंगे, डिफ्रैक्शन। ठीक है, सेम वेव के अलग अलग पार्ट के हिस्से हैं वो। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, डिफाइंड एज इमर्जिंग फ्रॉम टू सेपरेट सोर्सेज इंटरफेरेंस में। अच्छी बात है। आफ्टर दिस, इन इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पोजिशंस ऑफ द मैक्सिमा आर सिमिलर। ठीक है, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी बराबर। और सिंगल स्लिट में क्या पड़ा था, सेंटर में मैक्सिमम, उसके बाद घटती जाती है, कम होती जाती है, थोड़ी देर बाद के बाद जीरो हो जाती है। ठीक है, सो इन डिफ्रैक्शन देयर इज नो वेरिएंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोजीशन। ठीक है, क्या बोला हम लोगों ने, इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आर सिमिलर। ठीक है, similar are of similar intensity in interference. In diffraction there is a variance of intensity of position। अलग अलग पोजीशन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग इंटेंसिटी, और थोड़ी देर के बाद घटते घटते जीरो। ग्राफ याद रखना, ग्राफ बनाए थे इसके हमने। विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस इज इक्वल, इन इंटरफेरेंस जो फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं, बीटा की बात चल रही है, लैम्डा डी बाई डी वो सेम रहती है। यहाँ पे बात करें तो विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज नॉट इक्वल, उसकी भी बात की थी, छोटी होते होते और फिर फेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट इज एब्सोल्युटली डार्क इन द रीजन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमा बिल्कुल डार्क, मैक्सिमा बिल्कुल ब्राइट। यहां बात करें इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन देयर इज अ वेरिएंस इन द इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस। जिस तरह से मैक्सिमा में वेरिएंस था वैसी तरह से मिनिमा में भी वेरिएंस है। ठीक है, तो टेबल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने लिख दी हैं, और ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो चलिए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ये, तो रीड करो सवाल को। इन YDSE यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। ठीक है, एक पॉइंट पे के यूनिट्स आपको देके रखा हुआ है, क्या क्या देके रखा है, इंटेंसिटी देके रखी है। ठीक है, इसके बाद ये आपसे बोल रहा है फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4। कोई बड़ी बात नहीं है, एक केस में आपको देकर निकालना पड़ेगा φ1, एक केस में आपको निकालना पड़ेगा φ2। तो φ1 निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा है, तो फाइ बन जाएगा 2π बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि बन जाएगा कितना, φ1 इक्वल्स टू 2π। पहला फेज डिफरेंस। दूसरा फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, दूसरा फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, दूसरा फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, 2π बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x2। डेल्टा x2 कितना है, डेल्टा x2 कितना देके रखा हुआ है, पहले केस में लैम्डा है, दूसरे केस में 4, लैम्डा बाय 4 बोला है ना, सो दिस इज 2π बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, so this is nothing but pi by 2, pi by 2।
ये phi1 phi2 आपको मिल गए। अब I का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, क्या होता है I का फॉर्मूला? I का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2। अब दोनों सेम है, दोनों सोर्सेज जो है सेम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, I प्लस I प्लस 2I कॉस फाई। तो ये कॉमन निकाल दो, ये 2I बन गया, और ये 2I कॉमन निकाल दो, ये बन गया कितना 1 प्लस 1, ये बन गया 1, 2I कॉमन निकाला ना, तो 1 प्लस कॉस फाई। 1 प्लस कॉस फाई को आप लिख देंगे, 1 प्लस कॉस फाई को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, तो I का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ इसको, अब इसको I बोला तो इसको कुछ और बोल देते हैं, या तो इसको I नेट बोल दो, या तो इसको I नॉट बोल दो, I नॉट बोल दो, I नॉट बोल दो, I नॉट बोल दो। ठीक है, तो 4I नॉट कॉस स्क्वेयर पाई बाई 2। खत्म, खेल खत्म। आपको निकालना है, पहले केस में k टाइम्स देके रखा हुआ है, दूसरे केस में लैम्डा बाय 4 रखो और आंसर निकालो। पहले केस में जब आपके पास फेज डिफरेंस था 2 पाई, तो आपने कितना निकाला? 2 पाई के करस्पॉन्डिंग 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 आपने निकाला I, और वो कितना आया? वो इतना आया, उसको आपने k लिख दिया। दूसरा केस पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखो, आंसर निकालो, वो आएगा k बाई 2। तो एक आसान सवाल था ये। अब बातों को हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, सेम एग्जैक्टली इंटेंसिटी पे एक सवाल और आ रहा है। तो अब मैं आपको दे रहा हूं कुल मिला के 3 सवाल। ठीक है, 3 नहीं, बेसिकली 2 ही सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, यह है टास्क 1। डेफिनेटली सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशंस पहले नहीं देखने, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशंस देख के चैट में आंसर देना है कि हाँ मेरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हो, सिंगल वेवलेंथ के बदले 7 वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक बदलता हुआ पैटर्न मिलेगा, यानी कि आपको सिचुएशन में टाइम वेरिंग फ्रिंज पैटर्न इन विच रिलेटिव पोजिशन ऑफ फ्रिंजेस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहानी में एक से अधिक वेवलेंथ इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस वेवलेंथ। द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द व्हाइट लाइट ओवरलैप, और ये जो ओवरलैपिंग होगी ग्रीन और ब्लू की, रेड और वॉलेट की, अलग अलग कलर्स की, ये इनकोहेरेंट होगी, जिसकी वजह से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल पाएगा। ठीक है बातें चलो ठीक है, बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है ये? देयर आर 2 सेट्स ऑफ एपैरेटस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छी बात है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात चल रही, 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। सेट ए में फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स इमेनेटिंग फ्रॉम द स्लिट डज नॉट चेंज विद टाइम। अच्छी बात है, फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। सेट बी में फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स फ्रॉम द स्लिट चेंज रैपिडली विथ टाइम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, पहले में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, दूसरे में इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन नहीं बनेगा। पहले में क्या बनेगा? पहले में एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, स्टेबल पैटर्न, और दूसरे में वही बात, टाइम वेरिंग पैटर्न। ठीक है, टाइम वेरिंग पैटर्न बनेगा। अच्छी बात है, तो आपने लिख दिया सेट ए में स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट चेंज विद टाइम, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंज रैपिडली विद टाइम इन द सेकंड सिचुएशन। तो आइए बातों को बढ़ा देते हैं आगे। अब ये बोल रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कई बार करवा चुका हूं, सो डू इट योरसेल्फ, आज ही के लेक्चर में 2-3 बार बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपके सामने है ये फॉर्मूला शीट
देखें ज़रा कुल मिला के। फॉर्मूला शीट पूरी अपलोड नहीं दिख रही है तो मैं कुछ पार्ट्स इसके बच गए वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो अब बातों को बढ़ाते हैं आगे, और इसमें अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी भी शीट इंक्लूड करवा दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। तो नाउ इट्स अप टू यू टू रिवाइज द कंटेंट प्रॉपरली। आप लोग अगर ग्रैंड मैराथन का पूरा यूज करना चाहते हैं, आप लोग अगर उस दिन के 6-8 घंटे, मुझे भी नहीं मालूम कितनी लंबी होने वाली है मैराथन, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। वन शॉट वीडियोस जो ऑलरेडी डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाके शांति से उनको देखो, 2x स्पीड पे देखो, 1.5x स्पीड पे देखो, उनके नोट्स रिवाइज करो, और फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ, मेंटली प्रिपेयर होके यहाँ पे आओ कि ये आपका जीवन बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। और अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है भगवान ये देख के नहीं देता कि चलो मैं इसको अपॉर्चुनिटी दे दूं, इसको ना दूं, या तो मैं उसको दे दूं वो अच्छा लग रहा है। भगवान ऊपर वाला सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन जब हाथ में हमारे आती है ना अपॉर्चुनिटी, हमको समझ नहीं पड़ता कि क्या करें। हम लोग आलसी हो जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कितना काम करें, कितनी मेहनत करें, क्यों करें। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें तो की थी कि हाँ हमको लेजेंड बनना है, लेजेंडरी क्रिएट करनी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और यही वो क्षण है, आप बहुत नजदीक हो अपने टारगेट के, ठीक है। तो आग जलती रहनी चाहिए, इतनी सी बात है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।